Audible to all of you, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। देख, आवाज आ रही है ना सबको? देखो कल हम कहाँ पर आ गए थे कि कहाँ कौन कौन सा कोड समरी प्रोसीजर अपना सकता है और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज और कोई भी अदर कोर्ट जिसे हाई कोर्ट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। और कहाँ पे अप्लाई होता है? बिल हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, चेक्स, और जहाँ पे किसी व्यक्ति को एक अमाउंट देना है डिफेंडेंट के द्वारा जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे है, या मान लीजिए उस पे है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे है या गारंटी पे है और एनेक्टमेंट पे, ये अपन ने पढ़ लिया था सबने। ठीक है, अब आ जाओ। हम्म, इसके बाद क्या है, ये सब पढ़ लिया था। इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट, जैसे अपन है ना इंटरप्रीटेड सूट लगाते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं ना कि ये इंटरप्रीटेड सूट है, तो वैसे ही जब भी कभी समरी सूट लगाया जाता है तो वहां पर एक प्लेंट में वही चीजें लिखी जाती है कि भाई मैं स्पेसिफिकली अवरमेंट लिखना पड़ता है कि ये सूट इस ऑर्डर के अंदर फाइल किया गया है। ठीक है, और प्लेंटिफ को कोई और रिलीफ नहीं चाहिए एक्सेप्ट जो इस ऑर्डर में दिया गया है रिलीफ। ठीक है, तो दैट देन नो रिलीफ विच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस रूल हैज बीन क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ। और यही लिखना पड़ता है अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी। जैसे आप नंबर लिखोगे सूट नंबर, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना पड़ेगा अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी 1908। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये याद कर लेना, ये शायद हो सकता है प्री में आ जाए। द समन ऑफ द सूट, जो समन जाएंगे सूट के वो जाएंगे शैल बी इन द फॉर्म नंबर 4 ऑफ अपेंडिक्स बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात मैं आपको कल ही बता चुकी थी, डिफेंडेंट को डिफेंस करने का अधिकार नहीं है, एकदम से अधिकार नहीं है। द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रेफर्ड इन सब रूल 1 अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस। देखो दो तरीके के समन जाते हैं, जल्दी से एक बार हैंड रेज करो। इस वाले इसमें दो तरीके के हैंड वो जाते हैं समन। एक जाता है समन फॉर अपीयरेंस कि तू आ, देखो क्या होता है, उसको डिफेंस करने के लिए समन नहीं दे रहे कि तू आके डिफेंस कर। यहाँ पे आपके पास में दो तरीके के समन जाएंगे। पहले तो तू आके खड़ा हो, सबसे पहले तो तू आके खड़ा हो, तो सबसे पहला समन किसका जाएगा? समन फॉर अपियरेंस। किसका जाएगा? समन फॉर अपियरेंस। फिर जब आके खड़ा हो जाता है, कोर्ट उसको परमिशन दे देता है, फिर पहुंचता है समन फॉर डिफेंस। ठीक है, तो आओ। तो इन्होंने यही कहा कि कोई भी डिफेंडेंट को डिफेंड करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वो एंटर्स एन अपियरेंस, वो आके अपियरेंस में एंटर नहीं हो जाता। और इन डिफॉल्ट, यदि वो डिफॉल्ट कर देता है अपियरेंस करने में, तो ये माना जाता है कि उसने जो प्लेंट है उसको एडमिट कर लिया है और प्लेंटिफ एंटाइटल है डिग्री के लिए। वापस बोल देती हूँ, यहाँ पे क्या चाहते हैं, दो तरीके के समन जाते हैं। समन फॉर अपियरेंस, तो पहले सबसे पहले उसको डिफेंस करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक वो अपियरेंस में आके खड़ा नहीं हो जाता, मतलब अपियरेंस में आके जब तक खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसको अधिकार नहीं। और यदि वो डिफॉल्ट कर देता है ना अपियरेंस में आने के लिए, तो जैसे डिफॉल्ट कर देता है तो कोर्ट समझता है कि उसने प्लेंट को एडमिट कर लिया है और डिग्री प्लेंटिफ के फेवर में पास कर देता है। क्या लिखा हुआ है? द कोर्ट हैज पावर टू सेट असाइड द डिक्री दैट हैज बीन पास्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 37। दिस पावर हैज बीन एनरिच्ड ऑन द कोर्ट बाय रूल नंबर 4 ऑफ ऑर्डर 37। ये अपन रूल नंबर 4 के बाद पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि जो भी समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 में जो डिग्री पास होती है, कोर्ट के पास पावर है उस डिग्री को सेट असाइड करने का। सीधी बात बोल रहा है, इसमें कोई इसने घुमा फिरा के नहीं बोली, इन्होंने सीधी बात बोल दी कि कोर्ट के पास पावर है जो डिग्री ऑर्डर 37 में पास हुई है उसको सेट असाइड करने का। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा प्रोसीजर अपन ने एक चार्ट में लिख रखा है। देखो आपके जो बेयर एक्ट डिट्टो ही है, बस मैंने उसको चार्ट बना रखा है। देखो क्या लिखा है, Procedure for of appearance and defend in summary suit under CPC 1908. Procedure of appearance and defend in summary suit under CPC 1908. Whether defendant has right to defend in summary suit. ये मैंने आपको सिखाई दिया। The defendant does not have mandatory right to defend in summary suit. कोई बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो तरीके के समन जारी होते हैं, एकदम से डिफेंड करने नहीं आता है। देखो, हेलो, क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, इसमें कुछ हड़बड़ी वाला बात नहीं है। बेरख में थोड़ा डर लगता है। हाँ निया, कुछ नहीं मैम, गलती से हाँ देखो, बिल्कुल पढ़ो आराम से, कुछ भी नहीं। देखो, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ समरी सूट द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड विद अ कॉपी ऑफ प्लेंट एंड समन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। सीधी बात है कि इंस्टीट्यूशन हो जाता है समरी समरी फॉर्म जब भी समरी सूट में, तो डिफेंडेंट को एक प्लेंट सर्व होता है और एक समन सर्व होता है। ठीक है,
अभी समन फॉर कौन सा समन सर्व हुआ है, यहाँ पे आप एक बार हैंड रेज कर दो, समन फॉर अपियरेंस। कौन सा समन सर्व हुआ है, यहाँ लिख भी मतलब लिख लो आप डायरेक्ट में, देखो समन फॉर अपियरेंस। इस अपियरेंस के 10 दिन के अंदर, जैसे ही उसको समन फॉर अपियरेंस सर्व होता है, उसके 10 दिन के अंदर डिफेंडेंट को अपियरेंस में आना पड़ता है। एंटर्स एन अपियरेंस, एंटर्स एन अपियरेंस। जैसे ही डिफेंडेंट अपियरेंस में आ जाता है तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट पे क्या सर्व करता है, समन फॉर जजमेंट। डिफेंस वाला नहीं, ये इसका नाम है समन फॉर जजमेंट। सबसे पहले समन फॉर अपियरेंस जारी हुआ, फिर वो आ जाता है, फिर जैसे ही आ जाता है तो थोड़ा बहुत डिस्कशन डिस्कशन होता है, फिर प्लेंटिफ क्या करता है, जारी करता है उस पर समन फॉर जजमेंट। समन फॉर जजमेंट विद इन 10 डेज ऑफ सर्विस ऑफ सच समन। जैसे ही समन फॉर जजमेंट जारी होता है, डिफेंडेंट को आना पड़ता है क्या देने के लिए, अप्लाई, उसको अब अप्लाई करने के लिए आ रहा है, अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड द सूट। एक बार हैंड रेज करो, 4 स्टेज, पहले जो है समन फॉर अपियरेंस, फिर वो आके खड़ा हुआ, फिर गया समन फॉर जजमेंट, अब वो अप्लाई कर रहा है। मैं बोल रही हूँ उसको एक अधिकार नहीं है, ध्यान से सुनना, अभी भी अधिकार नहीं है, वो अप्लाई कर रहा है कि मैं इसको, मैं मतलब अपन ने समन जजमेंट के लिए जारी किया है कि हम जजमेंट देना चाहते हैं। अब वो बोल रहा है कि रुक जाओ, मैं डिफेंस करना चाहता हूँ। तो 10 दिन के अंदर वो आकर क्या बोल रहा है, डिफेंडेंट अप्लाई करता है लीव टू डिफेंड द सूट। लीव टू, अब देखो यहाँ भी अधिकार नहीं, इन्होंने कहा कि लीव टू डिफेंड मे बी ग्रांटेड, यहाँ पे वर्ड है मे बी ग्रांटेड, दिया जा सकता है मे बी ग्रांटेड अनकंडीशनली, जैसा कोर्ट को सही लगे। फिर इन्होंने लिखा कि यदि डिफेंडेंट अप्लाई नहीं करता है, यदि डिफेंडेंट अप्लाई नहीं करता है लीव टू डिफेंड के लिए, या एप्लीकेशन लगाई जाती है और रिफ्यूज कर दी जाती है, द प्लेंटिफ बिकम्स एंटाइटल्ड टू जजमेंट फोर्थविथ। ठीक है, अब देखो देखो 2 स्टेज हो सकती है। सबसे पहले उसने समन फॉर अपीयरेंस गया, वो समन फॉर अपीयरेंस में आया 10 दिन के अंदर, जैसे ही आया फिर समन फॉर जजमेंट गया, जैसे ही समन फॉर जजमेंट गया वो 10 दिन के अंदर आया लीव टू, कि भाई लीव, अभी परमिशन ले रहा है टू डिफेंड, लीव टू डिफेंड कोर्ट दे देगा, लीव टू डिफेंड कोर्ट दे देगा, लेकिन दे तो देगा, लेकिन क्या करेगा, वो नहीं भी दे सकता है, उसको लगता है ना कि वो नहीं दे तो क्यों, मतलब डिस्क्रिशन है वो उसका, दे रहा है या नहीं देना। यदि वो मान लीजिए कि यदि वो लीव टू डिफेंड नहीं लगाता है, नहीं लगाई उसने लीव टू डिफेंड, या वो लगाता है लीव और रिफ्यूज कर दी जाती है, रिफ्यूज कर दी जाती है, तो प्लेंटिफ जजमेंट के लिए एंटाइटल होता है, प्लेंटिफ जजमेंट के लिए एंटाइटल होता है। तो ये एक ये स्टेज है। फिर इन्होंने लिखा वापस तीसरी स्टेज कि यदि लीव टू डिफेंड किसी कंडीशन पे लगाई जाती है और वो कंडीशन ब्रीच कर दी जाती है, तो भी प्लेंटिफ जजमेंट के लिए एंटाइटल है। यदि कंडीशन जिसपे लीव दी गई थी कंप्लाई नहीं की गई है डिफेंडेंट के द्वारा, देन ऑल्सो द प्लेंटिफ बिकम्स एंटाइटल टू जजमेंट फॉर भी। ये दोनों एक ही, मतलब ये दोनों एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। पहले में लीव टू डिफेंड उसने लगाई नहीं, लीव टू डिफेंड लगाई लेकिन रिफ्यूज कर दी, और यहाँ पे लीव टू डिफेंड कुछ कंडीशन पे लगाई थी लेकिन वो कंडीशन उसने फुलफिल नहीं करी, फिर क्या होता है, जजमेंट के लिए एंटाइटल हो जाता है। और समरी सूट का प्रोसीजर कैसा होता है, ऑर्डिनरी मैनर में। एक बार हैंड रेज कर दो, कितने स्टेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 7 8 स्टेज, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले स्टेज में जैसे ही सूट गया, जैसे ही सूट लगा समरी सूट, क्या जारी होगा, क्या जारी होगा, समन फॉर अपियरेंस। दूसरी स्टेज पे क्या लिखा है, जैसे ही समन फॉर अपियरेंस जारी होता है 10 दिन के अंदर डिफेंडेंट आता है, डिफेंडेंट अपियरेंस करता है, एंटर्स एन अपियरेंस। जैसे ही वो एंटर्स एन अपियरेंस करता है तो डिफेंडेंट जारी करता है समन फॉर जजमेंट। जैसे ही समन फॉर जजमेंट उसके ऊपर जारी होता है तो वो 10 दिन के अंदर अप्लाई करता है लीव टू डिफेंड, की मुझे परमिशन दो। लीव टू डिफेंड दे दी जाती है जनरली, लेकिन कब नहीं मतलब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो मना भी कर सकता है। फिर लिखा हुआ है 5.6 में, यदि उसने लीव टू डिफेंड नहीं लगाई है, यदि लगाई है और रिफ्यूज हो गई है, तो प्लेंटिफ जजमेंट के लिए एंटाइटल होगा। ठीक है, फिर वापिस इसी का आगे हिस्सा आता है कि लीव टू डिफेंड किसी कंडीशन पे लगाई थी, लेकिन वो कंडीशन उसने ब्रीच कर दी है, तो जजमेंट के लिए अप्लाई कर सक मतलब जजमेंट के लिए एंटाइटल होगा प्लेंटिफ।
और 8th नंबर पे लिखा हुआ है कि जो सूट चलता है समरी सूट वो ऑर्डिनरी मैनर में चलता है। समझ में आ गया होगा। मैं बार बार परेशान नहीं करूंगी आपको हैंड रेस करवा के। सिंपल सा प्रोसीजर था लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखता है। डन, चैप्टर खत्म। खत्म चैप्टर, कुछ भी नहीं। तो अपन सेक्शन 88 तक कंप्लीट कर चुके थे 88 तक कंप्लीट। 89 90 मुझे 80 देखो 90 89 ऑर्डर 10 के साथ पढ़ाया होगा ना रश्मि मैम ने। पढ़ाया था क्या ऑर्डर 10 के साथ? पढ़ाया होगा ना 89 आर्बिट्रेशन पढ़ाया था। रिकंसिलिएशन, पढ़ा दिया होगा। ठीक है। सेक्शन 90 स्पेशल केस अभी अपन पढ़ चुके हैं ऑर्डर 36 के साथ में। अब 91 92 91 92 देखो पब्लिक न्यूसेंस चल रहा है। ध्यान रखो 91 में क्या है, 91 में पब्लिक न्यूसेंस की बातें की गई है। पब्लिक न्यूसेंस चल रहे हैं। तो चाहे कोई, जैसे मान लीजिए पब्लिक न्यूसेंस हुआ, ठीक है, पारुल जैन जो इंटरेस्टेड भी नहीं है वो क्या लगा सकती है, सूट लगा सकती है। ध्यान से सुनो, पारुल जैन जो इंटरेस्टेड भी नहीं है इस पब्लिक न्यूसेंस में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह भी कोर्ट की परमिशन से क्या लगा सकती है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है पब्लिक न्यूसेंस में। ठीक है। या एडवोकेट जनरल भी कर सकता है, इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। एडवोकेट तो यही लिखा है 91, कुछ खास नहीं है। कि यदि पब्लिक, बस आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे व्यक्ति इंटरेस्टेड हो चाहे व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं हो, दो व्यक्ति लगा सकते हैं, चाहे इंटरेस्टेड हो चाहे इंटरेस्टेड नहीं। यदि पब्लिक न्यूसेंस होता है या अदर रॉन्गफुल एक्ट होता है जो पब्लिक को अफेक्ट करता है तो सूट फॉर इंजंक्शन या डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाया जा सकता है जो एडवोकेट जनरल हो या कोर्ट की परमिशन से दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, चाहे उनको स्पेशल डैमेज हुआ ही नहीं हो उस पब्लिक न्यूसेंस के कारण, वो लगा सकते हैं। 91 खत्म। 92 बात करता है पब्लिक चैरिटीज। कौन सी चैरिटी है? पब्लिक चैरिटी, प्राइवेट चैरिटी नहीं, पब्लिक चैरिटी की बात करता है। मान लीजिए पब्लिक चैरिटी का हो रहा है मिसयूज। क्या हो रहा है? पब्लिक चैरिटी का हो रहा है मिसयूज। तो कौन लगा सकता है? शायद एडवोकेट जनरल और ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट हो। एक बार याद कर लोगे क्या? 91 में इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है, 92 में इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो आ जाओ। It deals with the suit relating to public charities. Section 92 lays down the provision relating to the setting up a suit in relation to administration और breach of trust। मतलब मान लीजिए कोई रिलीजियस पर्पस के लिए कोई ट्रस्ट बनाई जाती है, या कोई भी, एक बार देख लेना कौन कौन से मकसद के लिए तो ट्रस्ट बनाई जाती है, उसका यदि ब्रीच होता है या उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सूट लगाया जा सकता है। तो इसमें 92 में कौन लगा सकता है? एडवोकेट जनरल। और कौन लगा सकता है? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से हु हैव इंटरेस्ट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें स्पेशल डैमेज होने की जरूरत नहीं है, मतलब व्यक्ति का इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति का इंटरेस्ट होना जरूरी है। और सेक्शन 92 नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट ट्रस्ट। रूल ऑफ साइप्रेस सुना है क्या किसी ने? निकिता को तो मैंने समझाया था अभी 2-3 दिन पहले। रूल ऑफ साइप्रेस सुना है? जल्दी से बताओ क्या होता है रूल ऑफ साइप्रेस। अरे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो। अभी ये छोटे मोटे लॉज में भी आ रहा है रूल ऑफ साइप्रस। किसी को आइडिया है क्या? उर्वी, नेहा, रूल ऑफ मतलब साइप्रस क्या होता है बताओ। इसका मतलब ऐसे है कि मतलब मिलते जुलते उद्देश्य को पूर्ति करना। समीपता का सिद्धांत बोलते हैं इसको। हाँ। समझो क्या होता है। अभी मैंने बोला सूट लगाया जा सकता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीपीसी के हिसाब से तो, लेकिन पढ़ लो। अपन को पढ़ लेना चाहिए हर चीज। देखो इसे बोलते हैं समीपता का सिद्धांत। ये उसमें आता है मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में आता है। मुस्लिम लॉ में वो है ना कि क्या होता है, वक्फ। वक्फ बनाया जाता है ना, छोटा मोटा मुझे याद होने लग गया मुस्लिम लॉ। वक्फ का निर्माण होता है। जैसे वक्फ का निर्माण मान लीजिए किस मकसद के लिए हुआ। मुसलमानों में मतलब मुझे लगता है मुसलमान मतलब वो अपने जो चीजें लिखी रहती है उसके प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। ठीक है। अब वक्फ का निर्माण किस लिए किया गया कि जो कुष्ठ रोग है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने प्रॉपर्टी वक्फ पे दी क्या करके, कि जो पहले के जमाने में कुष्ठ रोग क्या होता था, बहुत ज्यादा फैलता था कुछ लोग। तो अब क्या करते हैं ये लोग है ना, कुछ मकसद के लिए, पर्टिकुलर मकसद के लिए वक्फ का निर्माण कर देते हैं। तो एक व्यक्ति ने वक्फ बनवाया, मतलब जो भी निर्माण करा कि जो भी कुष्ठ रोगी हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके उपचार के लिए क्या की जाएगी, मतलब जो मेरा पैसा है वो यूज किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, यूज किया जाएगा, समझो ना।
अब क्या होता है, अब कुष्ठ रोगी तो रहे नहीं रहे ना, तो क्वेश्चन है कि भाई मुसलमान तो अपने प्रति, ये तो बहुत मतलब बहुत ऐसे होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं ये, क्या होता है, दृढ़ निश्चयी। तो अब तुम कुष्ठ रोगी तो रहे नहीं, अब क्या होगा, तो क्या करेंगे उस पैसों का, तो भाई कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग जैसे मान लीजिए कुछ नियरेस्ट, मान लीजिए कुष्ठ रोग जैसे कुछ और रोग है ना, उनके जैसे अब कुष्ठ रोग की तो खत्म हो गई, तो ये कोर्ट में पहुंचेंगे, ठीक है, कोर्ट में पहुंचेंगे, कोर्ट वाले से बोलेंगे कि भाई क्या करें, ये तो वक्फ वक्फ है, हमने कुष्ठ रोग के लिए बनाया था। तो कोर्ट क्या करता है, समीपता का सिद्धांत यूज करता है कि भाई कुष्ठ रोग जैसे जो और अदर रोग है, सिमिलर से रोग है, एक काम करो उसमें पैसा यूज कर लो। एक बार हैंड रेस करो। अब यहाँ पे कैसे समझ, ये तो आ गया ना समीपता का सिद्धांत क्या होता है, नियरेस्ट चीजें। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ मैम समीपता का सिद्धांत, क्योंकि इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, ये तो एक तो दो चीजें लिखी हुई, एक लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक लिखा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट भी तो यहाँ पे एक चीज है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट के लिए भी तो क्या हो सकता है, सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो मान लीजिए ट्रस्ट बनाई गई थी 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए, 100 अच्छे अच्छे बच्चों को, पारुल जैन जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी। अब क्या हुआ, 100 बच्चे हो गए और खूब पैसा बच गया ट्रस्ट में, वही लोगों ने खूब खूब खुश हुए कि भाई मेरे जैसे बच्चों को देख के बहुत खुश हुए, लोगों ने बहुत पैसा लगाना चालू कर दिया इस ट्रस्ट में। अब पैसा बच गया, पूरा यूज ही नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई ये तो 100 बच्चों के लिए बनी थी, तो कोर्ट समीपता का सिद्धांत का यूज कर सकता है। हो सकता है कोर्ट ऐसे बोल दे कि तुम और 100 बच्चों के लिए यूज कर लो। एक बार डन, हैंड रेज कर दो। 92 में दिखता है अपन को रूल ऑफ साइप्रेस, आप देखोगे ना नीचे, जब आप 92 के नीचे देखोगे ना, तो वहां पे लिखा है पर्पस, कि जब बिल्कुल पर्पस एंड हो जाता है, तो अब क्या करें उस ट्रस्ट का यूज, पूरा पर्पस एंड हो चुका है, अब है ना जो पर्पस था वो हमारा खत्म हो चुका है, वो पर्पस में पूरा पैसा यूज ही नहीं आया। नीचे 3-4 लाइनें दिखेगी, दिख रही है कि सबको, बेरेक्ट है क्या हाथ में सबके, नीचे देखो 3-4 लाइनें लिखी हुई होगी अलग से। तो वहां पे कोर्ट रूल ऑफ साइप्रेस का जारी कर देता है, कुछ खास नहीं था। 93 ये आरजेस 2021 का क्वेश्चन है, 91 और 93 लिखना था उसके अंदर। तो 93 ये जो एडवोकेट जनरल लिखा हुआ है ना ऊपर, ये एडवोकेट जनरल की जगह स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन से कलेक्टर को भी दी जा सकती है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसे ऑफिसर ने क्या कर दिया हो, अपॉइंट कर दिया हो, उनको भी दी जा सकती है। समझ में आ गए, 91 किसको दी जा सकती है एडवोकेट जनरल की जगह, या तो कलेक्टर या कोई अदर ऑफिसर, उनको दी जा सकती है। अब आओ, कौन सी प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे हम अभी तक, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। 22 से 26 हमने क्या पढ़ी, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पढ़ी। 27 से 33 हमने क्या, 27 से 35 हमने क्या पढ़े, सूट पढ़े। 26 36 37 हमने स्पेशल प्रोसीडिंग पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। कौन सी प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल क्या होता है मैम, मतलब ओरिजिनल प्रोसीडिंग नहीं है, सप्लीमेंटल कॉपी, जैसे अपन कॉपी ले लेते हैं ना सप्लीमेंट कॉपी, ओरिजिनल तो अपनी ओरिजिनल ही है, हमने सप्लीमेंट कॉपी ली है। तो व्हाट इज सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, आ जाओ समझो। एक होता है फाइन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, फाइनल जो होती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में अरेस्ट करना, अटैच करना, सेल करना, ठीक है, और मतलब जो भी फाइनल चीजें होती है एंड में, कि भाई सब चीजें एंड में होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्रोसीजर ऐसा पहुंच जाता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में यदि मैंने इस व्यक्ति को अभी अरेस्ट नहीं करा, इसकी प्रॉपर्टी अभी अटैच नहीं करी, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में हाथ खाली हो जाएंगे हमारे, ऐसे हाथ खड़े हो जाएंगे। तो ये होती है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीजर चलती है ये, एंड की बात नहीं है। तो वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को मतलब व्यक्ति को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है पहले ही, डिग्री एग्जीक्यूट जजमेंट से पहले ही, जज ये अपन पढ़ते हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट। समझ में आया कि क्यों बोलते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, एंड की बात नहीं है, बीच में चीजें चल रही है कि अरेस्ट जजमेंट से पहले ही हमें व्यक्ति को अरेस्ट करना है, जजमेंट से पहले ही हमें व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करनी है, हमें रिसीवर अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसे टेम्पररी इंजंक्शन देना पड़ेगा। वैसे तो जजमेंट पे परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन देना चाहिए ना, टेम्पररी इंजंक्शन देना पड़ेगा, तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो बस यही चीजें, आ जाओ जो चैप्टर 38 39 40 है वो चैप्टर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर देखो। 38 आप चैप्टर देखोगे, 38 का चैप्टर का नाम है अरेस्ट बिफोर जजमेंट।
1 से शायद 5 समथिंग तक आएंगे, अरे ना। फिर उसी चैप्टर का दूसरा हिस्सा है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। 39 है टेम्पररी इंजंक्शन, एक हिस्सा। 39 ऑर्डर 39 का बी पार्ट है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। 40 है रिसीवर, या शायद मैं उसमें से कुछ गलत बोल रही हूँ, एक बार चेक कर लेंगे। तो आ जाइए, यही होती है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। याद करना कुछ नहीं था, पीछे चैप्टर के नाम है, आ जाइए। कि कोर्ट को क्या लगता है, कोर्ट को लगता है कि भाई यदि मैंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया अभी तो जस्टिस का तो एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्टिस का एंड हो जाएगा, हाथ खाली करके खड़े रहेंगे हम एग्जाम को लास्ट में। तो कोर्ट ने कहा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, कि भाई एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट होने से बचाने के लिए कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, वारंट जारी कर सकती है डिफेंडेंट को अरेस्ट करने का और उसे कोर्ट में लाने का, और उससे पूछती है शो कॉज why he should not give security for his appearance, or if he fails to comply with any order of security commit him to civil prison। तो ये हो गया 38 का पहला हिस्सा कि उसके वो क्या कर सकती है, एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट होने से बचाने के लिए कोर्ट क्या जारी कर सकती है, वारंट जारी कर सकती है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का। अब ध्यान से सुनो, ऐसे अरेस्ट करके कोर्ट में लाके जेल में नहीं डाल देते, बहुत आपको याद रखना है, बहुत एंड में जेल में डालते हैं। मैं कई बार आपको सिखा चुकी हूँ, सिविल का काम जेल में डालना नहीं है, सबसे एंड में जेल में डालते हैं, उसको उठा के लाते हैं कोर्ट में और उससे पूछते हैं, शो कॉज करते हैं कि क्यों तुझे जेल में नहीं डालना चाहिए। तो सेम अटैचमेंट में भी ऐसा होता है, क्यों तेरी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करना चाहिए, पूछते हैं पहले। तो सेकंड नंबर, डिफेंडेंट को बोल सकते हैं, डिफेंडेंट को बोलते हैं कि एक काम, कोर्ट को ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर्टी बेच देगा, तो डिफेंडेंट को बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी ला कि तू तेरी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा, और यदि तू सिक्योरिटी नहीं लाएगा ना तो हम तेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। तो ये लिखा, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम टू प्लेस एट सम डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो उसको बोलेंगे सिक्योरिटी ला प्रॉपर्टी के लिए जो तेरी प्रॉपर्टी है, कि भाई तू प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अटैचमेंट का, तो ये 38 का दूसरा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। 39 चैप्टर नंबर 39, चैप्टर नंबर 39 टेम्पररी इंजंक्शन। यदि टेम्पररी ऑर्डर नंबर 39 टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर दे देते हैं, यदि टेम्पररी इंजंक्शन का डिसओबीडियंस करता है वो, तो उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाता है। चौथा, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, ऑर्डर 40, ये टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर 39 अकेला ही है। रिसीवर का ऑर्डर 40 और ऑर्डर 40 का दूसरा पार्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर। लिख सकते हो ना, व्हाट इज सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, एक बार सब एंट्रीज कर दो कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर इफ द कोर्ट फाइंड्स फिट कि टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस बीइंग डिफीटेड, उसको क्या करना है, ये एक्शन उठाने। ऑर्डर 38 रूल नंबर 1, ऑर्डर 38 पार्ट 1, कि उसको वारंट जारी कर देगा अरेस्ट करने के लिए, और उसको कहेगा तू शो कॉज दिखा कि तुझे अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, शो कॉज नहीं दिखाता तो एंड में जेल में डाल देगा। उसको बोलेगा कि तू लाके सिक्योरिटी दे, अरेस्ट का ऑर्डर नहीं, अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं देते डायरेक्ट, पहले सिक्योर, तू तेरी प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी दे, ठीक है, सिक्योरिटी दे, और यदि वो नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन, यदि टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करता है तो सिविल प्रिजन में डाल देंगे। ऑर्डर 40 रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, और ऑर्डर 40 का पार्ट 2 इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर देंगे। अब देखो 95 का आपको एक चीज सिखाऊं मैं, 35C मैम ने आप पढ़ाया होगा ना, 35B, मैं बार बार नहीं बताऊंगी बहुत ज्यादा। 35B एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मेरा मन भी नहीं है अभी बताने का, नहीं आता तो बेयर एक्ट से एक बार पढ़ लेना। अभी अपन पढ़ गया 91 92, 35B, ठीक है, 91 92 और ये 95 का 2। अभी देखोगे आप क्यों। जैसे मान लो अभी ये सब अपीलेबल ऑर्डर है, सेक्शन के अपीलेबल ऑर्डर है ये। अब देखो क्या बोला, जैसे मान लो ये पारुल वर्सेस मोहन चल रहा था। ड्यूरिंग द प्रोसीजर पारुल ने जबरदस्ती कोर्ट को इंसिस्ट करा, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को डाल दिया कि मोहन को पारुल ने लाइक मोहन को कोर्ट ने अरेस्ट कर दिया बिफोर जजमेंट, या इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया,
या इस पे टेम्पररी इंजंक्शन लगा दिया या कुछ भी ऑर्डर पास कर दिया जैसा सही लगा। बाद में पता चलता है ये तो पारुल झूठी है, झूठी इंसान है। क्या इंसान है? झूठी इंसान है। तो अब इसको कंपनसेशन देने के लिए बोलेगा मोहन को, तो 95 का 2 यही कुछ लिखा हुआ है। आ जाइए देख लेते हैं। 94 तो डन हो गया, डन हो गया। अब 95 कि पारुल झूठी है, बोल क्या बोल रखा है कि यदि एक सूट में जिसमें अरेस्ट अटैचमेंट ले लिया गया है, टेम्पररी इंजंक्शन ले लिया गया है लास्ट प्रेसिडिंग रूल में, कोर्ट को ये लगता है कि अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अप्लाई किया गया था, मतलब जबरदस्ती कोर्ट को कंपेल कर दिया गया, लेकिन ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अप्लाई किया गया था। तो और दूसरा सूट यदि प्लेंट मतलब दो सिचुएशन, एक तो इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अप्लाई किया गया था और दूसरा प्लेंटिफ फेल हो गया है, प्लेंटिफ फेल हो गया है और कोर्ट को उसने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिए कि क्यों उसे सूट इंस्टीट्यूट करना चाहिए, तो डिफेंडेंट लाइक मोहन अप्लाई करेगा कोर्ट को कि भाई क्या करेगा, अप्लाई मोहन कर अप्लाई करेगा कोर्ट को और कोर्ट उस पे लगाएगी कॉम्पनसेशन या अवार्ड करेगी पारुल पे कि कितना रुपए, 50,000 रुपए, नॉट एक्सीडिंग 50,000 और 50,000। ठीक है कि तूने जबरदस्ती मोहन को अटैच करवा मोहन की प्रॉपर्टी को अटैच करवाया, मोहन को अरेस्ट करवाया, मोहन पे टेम्पररी इंजंक्शन लगवाया या पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कोर्ट का जो भी है, दोनों में से विच एवर इज लेस। मैं तो यही मानती हूँ, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, दोनों में से विच एवर इज लेस, 50,000 रुपए और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, दोनों में से विच एवर इज लेस, और एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शेल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट अटैचमेंट एंड इंजंक्शन। कि ये जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी जाती है तो आप बाद में सूट नहीं लगा सकते, लिखा हुआ है ना इसने 95 के 2 में। 95 के 2 में क्या लिखा हुआ है कि आप सेम ग्राउंड पे मतलब आप क्या उस अरेस्ट के लिए, उस अटैचमेंट के लिए, उस इंजंक्शन के लिए दोबारा कंपनसेशन का सूट नहीं लगा सकते हो। आ जाओ, क्या बोल दिया मैंने इतनी जल्दी जल्दी। 94 में लिखा है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, अटैच अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन, रिसीवर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब मान लीजिए जबरदस्ती पारुल ने ये 94 के ऑर्डर ले लिए, किसके खिलाफ? मोहन के खिलाफ। तो ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पे लिए और मतलब सूट इंस्टीट्यूट करने का कोई वैलिड ग्राउंड था ही नहीं, तो कोर्ट मोहन बोलेगा कि सर देखो इनसफिशिएंट ग्राउंड है, आपने ऑर्डर तो दे दिया। अब पारुल को क्या बोलेगा? पारुल को कोर्ट बोलेगा कंपनसेशन दे। क्या दे? कंपनसेशन दे। कितना रुपए कंपनसेशन? अभी सिखा क्या ही ना, 50,000 रुपए या जो कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है दोनों में से कम, कोर्ट इतना कंपनसेशन दे सकता है। और एक बार मोहन यदि कंपनसेशन ले लेता है 95 में, तो वो किसी भी तरीके से इस अरेस्ट अटैचमेंट टेम्पररी इंजंक्शन के कंपनसेशन के लिए सूट नहीं लगा सकता। तभी तो 95 के 2 पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन नंबर 12। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया क्या? आ जाओ ऑर्डर सेक्शन नंबर 104, 103, 104 कहीं ना कहीं तो लिखा होगा मैंने, खांसी नहीं आ रही। देखो 35A थी वो, 35B नहीं थी। 35A कौन कौन से ऑर्डर? भाई ऑर्डर की अपील अधिकार नहीं है सिविल में, डिग्री की अपील अधिकार है, ऑर्डर की अपील। तो सेक्शन में कौन कौन से ऑर्डर की अपील दे रखी है? देखो क्या लिखा है, 35A कॉम्पनसेटरी कॉस्ट, 91 जो अपन अभी पढ़ के आए, 92 जो अभी अपन पढ़ के आए, 95 इन ही ऑर्डर की अपील लग सकती है। कौन कौन से सेक्शन? 35A, 91, 92, 95। और कोई सेक्शन की अपील नहीं लिख रखी है सेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया क्या? याद रखना है आपको सेक्शन 104, ये केवल इन्हीं सेक्शंस की अपील लगती है, 35A, 91, 92, 95। डन। अब इसमें कुछ खास था नहीं। अब आ जाओ ऑर्डर नंबर 38। कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसके अंदर। मैं पढ़ लेती हूँ, रुको एक मिनट।
देखो, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, तो दो कारण है इसके अंदर। कितने कारण है? दो कारण। ठीक, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति एग्जीक्यूशन को डिले करने के मकसद से, एग्जीक्यूशन को डिले करने के मकसद से या प्लेंटिफ को परेशान करने के मकसद से, ठीक है, क्या कर रहा है? हैज लीव और अबाउट टू लीव, दोनों चीजें, पास्ट और फ्यूचर, हैज लीव और अबाउट टू लीव। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या तो जा चुका है या जा सकता है, ज्यूरिडिक्शन और कोर्ट को छोड़ने। दूसरा, हैज एब्सकॉन्डेड, भाग चुका है, और अबाउट टू एब्सकॉन्ड, भागने वाला है, फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तीसरा, हैज एब्सकॉन्डेड और अबाउट टू एब्सकॉन्डेड। तीसरा, हैज रिमूव्ड प्रॉपर्टी और अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगा? वारंट जारी करेगा इसके अरेस्ट का। फिर अगला प्रोसेस क्या होगा? भी नहीं, वारंट जारी करने के बाद जेल में डाल देंगे क्या? वारंट जारी करेगा अरेस्ट का, जल्दी बताओ, जेल में डाल देंगे क्या अरेस्ट का वारंट जारी करने के बाद? शो करेंगे। एक बार सब हैंड रेज कर दो, अभी सिखा के आई हूं मैं, डायरेक्ट जेल में नहीं डालते। वारंट जारी करने के बाद इसको शो कॉज करेंगे, इससे पूछेंगे कि क्यों तुझे जेल में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, उससे पूछेंगे। भाई कभी एक साथ जेल में नहीं डालते हैं, याद रख लो, चाहे अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है, उसको शो कॉज करते हैं कि व्हाई यू शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, कि तुझे क्यों प्रिजन में नहीं डालना चाहिए। तो अब वो उसको यदि वो नहीं रिप्लाई करता है, शो कॉज नहीं करता है, शो कॉज नहीं करता है, तो एक उसको बोलेंगे कि भाई तू शो कॉज नहीं कर रहा, तो तेरे को या तो तू सिक्योरिटी जमा करा, भाई तू आ जाएगा, भाई तू भाग के नहीं जाएगा, तू आ जाएगा, सिक्योरिटी जमा करा। अब ये भाई साहब ना तो शो कॉज करते हैं, ना ही सिक्योरिटी जमा कराते हैं, तो अब क्या रास्ता है? अब डाल दो जेल में, अब डाल दो सिविल प्रिजन में, सिविल प्रिजन में डाल देते हैं, शायद इसको 6 महीने तक के लिए सिविल प्रिजन में डाल देते हैं। और 6 वीक्स, यदि आपका जो भी अमाउंट है, कुछ जो भी डिग्री विक्री का अमाउंट है, वो 50 रुपए तक का है, तो 6 वीक्स के लिए क्या कर देते? जेल में डाल देते। जेल अंतिम रास्ता है, जेल पहला रास्ता नहीं है। पूरा यही का ये रूल है, 1 से 4, बिल्कुल डिट्टो जो मैंने बोला वही का वही चीजें लिखी हुई है, आ जाओ। ठीक, यदि किसी भी स्टेज ऑफ द सूट में कोर्ट को ऐसा लगता है 16 का ए टू डी, अब देखो 16 का 82 में देख, ए टू डी, आर पी एफ आर, एक बार अपन चेक कर लेंगे। आर मतलब ये शायद रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये फोरक्लोजर है, फोरक्लोजर रिडम्पशन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ये राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जल्दी से निकालो सेक्शन 16 और ये पढ़ लो, यही कुछ है क्या? जल्दी से निकालो और देखो इनमें से कुछ अलग है क्या। राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी डन फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? देख के आओ जल्दी से, सारे ये जल्दी से बेरक खोलो और पढ़ो, कौन पढ़ेगा? भी नहीं, आप पढ़ दो यदि बेरक में। Determination of right or interest in immovable property. पढ़ो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? For 16 recovery का of immovable property, दूसरा, partition of immovable property, ठीक है, तीसरा foreclosure, sale and redemption and charge. इमूवेबल प्रॉपर्टी, चौथा राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चौथा क्या है? Determination of right or interest in immovable property. भाई याद करना है ना, इन चारों की बात है। अब इन यहाँ पे लिखा है 16A to D, यहाँ पे ईवी नहीं लिखा, ईवी नहीं लिखा, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। और एक और भी आता है, रेस्ट्रेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको लॉस वॉस कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं लिखी। इन्होंने लिखा है कि जो भी नेचर रेफर्ड है सेक्शन 16 के A से D में, ठीक है। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है एफिडेविट और अदरवाइज कि जो डिफेंडेंट है, क्या मैंने दो चीजें बोली थी, फॉर अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तीन है यहाँ पे, यहाँ पे तीन चीजें हैं। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिले, एग्जीक्यूशन को डिले करने के मकसद से, दूसरा डिफेंडेंट प्लेंटिफ को परेशान करने के मकसद से, और तीसरा कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करने के मकसद से, कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करने के मकसद से। क्या कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है, दो नहीं है, 3 पॉइंट है। एग्जीक्यूशन को डिले करने के मकसद से, डिफेंडेंट को परेशान करने के मकसद से, और कोर्ट का कोई प्रोसेस उस पर सर्व नहीं हो उस मकसद से क्या कर रहा है? क्या लिखा था मैंने?
has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court. Has absconded or left the, is about to leave or abscond the। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? मैंने एक साथ बोला था। मैंने बोला हैज लेफ्ट और अबाउट टू लीव, ऐसे कुछ बोला था। फिर मैंने बोला था हैज एब्सकॉन्डेड और अबाउट टू एब्सकॉन्ड। तो इसने दो अलग अलग तरीके से लिख रखा है, मेरे को जैसा याद था। देखो, इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड और हैव एब्सकॉन्डेड, और इज अबाउट टू लीव और हैज लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही थी? मैंने आपको उस तरीके से समझाया कि पहले पास्ट टेंस है फिर फ्यूचर टेंस है। हैज लेफ्ट और अबाउट टू लीव और हैज एब्सकॉन्डेड और अबाउट टू एब्सकॉन्ड, इसने दोनों एक साथ लिखे हैं। ठीक है। या क्या कर रखा है? हैज डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव्ड फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट हिज प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ। ये तीसरा क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है। व्हेन द डिफेंडेंट इज अबाउट टू, अब एक और, ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। और बी पॉइंट में, जब डिफेंडेंट भारत को छोड़कर जाने वाला है और इस परिस्थिति में जाने वाला है कि रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट पास हो सकता है। ठीक है। जब ऐसी स्थिति है, जब वो भारत को छोड़ के जाने वाला है और वो वापस नहीं आएगा, और ऐसी स्थिति है कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट पास हो सकता है, तो अब क्या करेगा? कोर्ट अरेस्ट का वारंट जारी करेगा और कहेगा कि भाई आ जा, कोर्ट में आ जा और शो कॉज कर कि तुझे तेरी अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा करानी चाहिए। मतलब अरेस्ट वरेस्ट तो अपन बाद में करेंगे, उसको अपन बोल रहे हैं कि तुझे तेरी अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा करा देना चाहिए। और यदि यही वही चीज है कि मान लो अपन उसको अरेस्ट करने गए और जो जो भी पैसा लिखा था ना वारंट पे, वो पैसा उसने जमा करा दिया, तो आप अरेस्ट करके नहीं लाओगे। ये तो एक कॉमन सेंस की बात। ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि वो ना तो शो कॉज करता है और ना ही सिक्योरिटी जमा करा देता है, ना ही शो कॉज कर रहा है और ना ही सिक्योरिटी जमा करा रहा है, कोर्ट उसको बोलेगा एक काम कर, तू सिक्योरिटी नहीं जमा कराना तेरे अपीयरेंस की, तू शो कॉज नहीं कर रहा ना कि क्यों तेरी सिक्योरिटी नहीं जमा करानी चाहिए, तो कोर्ट बोलेगा तू एक काम कर, पैसे जमा करा दे कोर्ट में। क्या जमा करा दे? पैसे जमा करा दे या प्रॉपर्टी जमा करा दे, ताकि जो तेरे क्लेम को आंसर कर पाए, या तेरी, वापिस बोलेगा उसको, या तेरी अपीयरेंस की सिक्योरिटी जमा करा दे, या तेरे अपीयरेंस की सिक्योरिटी जमा करा दे। अभी अपन वापस पढ़ लेंगे। ठीक है। और ये कुछ काम करनी है। फिर देखो कि यदि, ये भी आपके कुछ काम करनी है, वो कोर्ट बोल सकता है कि श्योरिटी भी जमा करा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 4। ठीक है। रूल नंबर 4 में ना ही तो वो सिक्योरिटी जमा कराता है, सिक्योरिटी नहीं जमा कराता है, और यदि कोर्ट मान लो कि कोई सिक्योरिटी उसने जमा कराई थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और वो फ्रेश सिक्योरिटी भी नहीं जमा कराता है, तो डिफेंडेंट किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने से यदि फेल हो जाता है, तो कोर्ट उसको बोलेगी कि तू सिविल प्रिजन में डाल दे, इनको सिविल प्रिजन में डाल दो, जब तक कि सूट का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। और यदि मान लो डिक्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो गई, तो डिक्री फाइनली सेटिस्फाई नहीं हो जाती, इतना ओवर अपन को नहीं जाना, सिंपल कि उसको सबसे पहले उसको अरेस्ट का वारंट जारी करेंगे कि तू सिक्योरिटी दे, कि क्यों तेरे अपीयरेंस की सिक्योरिटी, क्यों तेरे अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा शो कॉज कर। ठीक है। फिर फिर उसको जैसे ऐसे शो कॉज कर, अब वो क्या कर रहा है? ना ही तो शो कॉज कर रहा, ना ही उसकी सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस के लिए शो कॉज नहीं कर रहा वो, तो उसको बोलेंगे कि एक काम कर, तू पैसा जमा करा दे कोर्ट में जो तेरे क्लेम को सेटिस्फाई कर सकता है, और तू सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस के लिए शो कॉज नहीं कर रहा ना, तो तू सिक्योरिटी जमा करा दे, सिक्योर। अब वो कुछ भी काम नहीं कर रहा ना, तो भाई तू कुछ काम नहीं कर रहा तो तू जेल में बैठ जा। जेल में कब तक बैठ जा? जब तक कि सूट का डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक कि सूट का डिस्पोजल नहीं हो जाता। लेकिन आप जेल में 6 महीने से ज्यादा नहीं रखोगे, और 6 वीक, यदि 50 रुपए तक का अमाउंट है तो 50 रुपए तक के अमाउंट में 6 वीक से ज्यादा नहीं रखोगे। जल्दी से आ जाओ, वापस पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं था। कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है 3 चीजों के लिए, कौन कौन सी चीजें, कि ये एग्जीक्यूशन को डिले करने के मकसद से, प्लेंटिफ को परेशान करने के मकसद से, लिखा है है, और प्रोसेस इस पे जारी नहीं हो इस मकसद से क्या कर रहा है, तो 3, इज लीव, इज लाइक हैज लेफ्ट or about to leave, has absconded or about to abscond, or has removed any property from the jurisdiction of the court, the court shall issue a warrant for his arrest, और order देगा to लेकर आओ, to present it him before the court। ठीक है। to present him before the court, और उसको बोलेगा कि शो कॉज कर कि क्यों तेरे अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी नहीं ली जानी चाहिए। ठीक है। अब वो ना ही शो कॉज कर रहा, कुछ नहीं कर रहा वो,
तो कोर्ट बोलेगा या तो तू पैसे जमा करा, या अब तू शो कॉज नहीं कर रहा ना, तेरी सिक्योरिटी क्यों नहीं ली जानी थी, तो अब सिक्योरिटी जमा करा। यदि ये दोनों काम नहीं करता, रूल नंबर 4 में इसको जेल में डाल दिया जाता है, सिविल प्रिजन में डाल दिया जाता है। सिविल प्रिजन में डाल दिया जाता है तो कब के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए सिविल प्रिजन में नहीं डालते हैं। और 50 रुपए तक का प्रॉपर्टी वैल्यू है तो 6 वीक से ज्यादा के लिए सिविल प्रिजन में नहीं डालते हैं। एक बार हैंड रेज कर दो, 1 से 4 खत्म। पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम दे, ज्यादा है ही नहीं। पहले रूल नंबर 1 पढ़ो, रूल नंबर 4 पढ़ो, और एक और बच गया, एक और बच गया। रूल नंबर 1 में दो चीजें थी, एक तो वो तीन चीजें थी, डिले एग्जीक्यूशन और ये सब चीजें, इज अबाउट टू लीव वाला। और एक रूल नंबर 1 में बी पॉइंट भी था कि वो भारत देश को छोड़ के जाने वाला है, और इस परिस्थिति में कि वो वापस नहीं आएगा और सामने सर्कमस्टांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि डिपेंडेंट के अगेंस्ट सूट पास होगा, उस परिस्थिति में भी उसको अरेस्ट का वारंट जारी। ठीक है, बेयर एक्ट उठाओ, 8:30 तक क्लास होगी, 8:40 तक ही खींचेंगे। ठीक है, 8:40 तक ही खींचेंगे। बेयर एक्ट उठाओ, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लाइन खींच के आओ। ये समझ में आ गया क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिख दोगे ना, अटैच अरेस्ट बिफोर जजमेंट, आ जाओ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अब अटैचमेंट बिफोर जजमेंट भी होता है ना, तो यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है। समझ गए पास्ट टेंस नहीं है क्यों? यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यदि प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर चुका होगा व्यक्ति, या प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिमूव कर चुका होगा, तो क्या आप अटैचमेंट कर पाओगे क्या? एक बार हैंड रेज करो। ऊपर पास्ट टेंस और प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों चल रहे थे, भाग चुका है या भागने वाला है, ठीक है ना, और जा रहा है या जाने वाला है। यहाँ पे इज अबाउट टू डिस्पोज और इज अबाउट टू रिमूव लिखा रहेगा, हैज रिमूव्ड और हैज डिस्पोज नहीं लिखेगा। यदि प्रॉपर्टी को, मान लो अपन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे रहे हैं, और यदि वो प्रॉपर्टी को ऑलरेडी बेच चुका है, यदि वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर चुका है, तो आप अटैचमेंट का ऑर्डर दे पाओगे क्या? अनुराग बताओ। भाई ऑलरेडी बेच चुका है, ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर चुका है, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे पाओगे। एक बार सब हैंड रेज कर दो। जब अपन ऊपर पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा था when he is has absconded और is about to leave या is about to abscond, जबकि यहाँ पे आपको has वाला वर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के बिकने वाला वर्ड नहीं दिखेगा कि बिक चुकी है, रिमूव हो चुकी है, ऐसा कुछ शब्द नहीं दिखेगा आपको, लिखेगा यहाँ पे आपको दिखेगा इज अबाउट टू रिमूव, इज अबाउट टू डिस्पोज, ऐसा कुछ शब्द दिखेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बेयर एक्ट पढ़ने में ये चीजें काम में आती है, और यही चीजें एग्जामिनर, मतलब मेरे जैसा एग्जामिनर तो यही चेक करे। मैं ऐसे लायक नहीं हूँ एग्जामिनर बनने लायक, लेकिन फिर भी, मतलब मैं, लेकिन फिर भी यदि मैं चेक करूँ ना कॉपी, तो मैं तो देखूं, और बहुत सारे लोग देखते भी होंगे। देखो, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कि यदि ऊपर तीन चीजें थी, क्या चीजें थी? कि विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्लेंटिफ, विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लाइक डिक्री, और विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे एक ही चीज लिखी हुई है, विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्या कर रहा है कोई डिक्री, मतलब एक मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट और डिले करने के मकसद से उसको लग रहा है कि जो डिफेंडेंट इज अबाउट टू डिस्पोज of the whole or any part of the property, is about to remove the whole or any part of the property from the local limits of the jurisdiction। विनी, उर्वी, भूमिका, गरिमा, डन, समझ में आया शिखा? भाई यहाँ पे इज अबाउट है, इस पे लाइन खींच देना। ठीक है, कोर्ट उसको बोलेगा, क्या बोलेगा जल्दी से बताओ, कोर्ट किसको क्या बोलेगा कि भाई, इसको बोलेगा कि तो सिक्योरिटी जमा करा, डायरेक्ट अटैच नहीं करेगा, बहुत बड़ी बात है। उसको बोलेगा कि तू सिक्योरिटी जमा करा, कि जो तेरी तेरी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है ना, जो ये जो प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है, इस प्रॉपर्टी के संबंध में सिक्योरिटी जमा करा। क्या जमा करा? सिक्योरिटी जमा करा। फिर कर देगा, जमा कराने के लिए बोल देगा। यदि कोर्ट को सहायता चाहिए तो जो प्लेंटिफ है वो भी बोल सकता है कि सर इसकी इतने इतने हिस्से की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मान लो ये पहला स्टेप है, यदि आपने इस स्टेप को नहीं अपनाया कोर्ट ने, तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर वॉइड है। आपने डायरेक्ट अटैचमेंट कर लिया ना, तो डायरेक्ट अटैचमेंट तो किसी कोई भी नहीं कर सकता। सब आप सीपीसी में यही सिखाते हुए आए हो कि ना, आप डायरेक्ट एकदम से चीजों में नहीं पहुंच सकते, ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है भैया, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है, आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। तो यही है, इसमें ऊपर क्या दे रहे थे, शो कॉज दे रहे थे,
नीचे भी शो कॉज देंगे, लेकिन इसको बोलेंगे कि तू सिक्योरिटी जमा करा, और यदि तू सिक्योरिटी नहीं जमा कराना चाहता तो शो कॉज कर कि तू सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा कराना चाहता। यदि तू ऐसा करेगा तो हम तेरी प्रॉपर्टी को नहीं अटैच करेंगे, अदरवाइज अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, कोर्ट डिफेंडेंट को डायरेक्ट करेगा ईदर टू फर्निश सिक्योरिटी, जितनी तेरी लाइक प्रॉपर्टी है ना उसके संबंध में तू सिक्योरिटी जमा करा, जितना वैल्यू है, जितना प्रपोर्शन है जो डिग्री को सेटिस्फाई कर सकता है। यदि तू सिक्योरिटी नहीं जमा कराना चाहता तो तू शो कॉज कर कि तू सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा कराना चाहता। सेम ऊपर ही लिखा था कि तू शो कॉज कर कि तुझे तेरी अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं लेनी चाहिए, है ना। और नीचे फिर क्या लिखा था याद है आपको कि यदि उसने सिक्योरिटी के लिए कुछ बोला नहीं, चुप रहा, तो उसको सिक्योरिटी जमा कराने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले कि उससे बोलते हैं कि तू सिक्योरिटी जमा करा, मतलब तू सिक्योरिटी, तू बता कि तुझसे क्यों सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। पहले तो उससे बोलेंगे तू सिक्योरिटी जमा करा इस प्रॉपर्टी के संबंध में जो तू रिमूव करने। और यदि तू सिक्योरिटी नहीं जमा कराना चाहता तो शो कॉज करके तू सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा कराना चाहता। देखो मैंने ये भी लिख दिया कि प्लेंटिफ क्या कर सकता है, कोर्ट की सहायता के लिए बता सकता है कि डिफेंडेंट के पास कितनी प्रॉपर्टी है जिसको अटैच किया जाना चाहिए। कंडीशनल अटैचमेंट भी लगा सकता है, ये कुछ काम का नहीं है, ये काम का है, ये काम का। यदि आपने इस रूल का कंप्लाई नहीं किया तो ये ऑर्डर क्या है, वॉइड है। ये ऑर्डर क्या है, वॉइड है। एक बार हैंड रेज कर दो। याद कराया मैंने अभी अभी कि भाई पहले सिक्योरिटी मांगोगे, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करोगे। भूमिका डन। भाई जो जो नए बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, मतलब नए बच्चे इन द सेंस, बच्चे तो सारे समझ में आने लगे। बस कुछ नहीं होता, एक बार पता है क्या होता है, एक बार टीचर की भाषा को समझना होता है कि टीचर कैसे समझा रहा है, फिर बाकी धीरे धीरे अपने आप ही चीजें अंदर घुसती जाती है, समझ में आती रहती है माइंड में। ठीक है, वॉइड है। एक शब्द और याद करवाया था मैंने ऑर्डर नंबर 32 में, एक शब्द याद करवाया था, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज एक्सेप्ट माइनर। याद करवाया था ना, रट लेना उसको, भूलना नहीं उस लाइन को। कॉम्प्रोमाइज डिग्री विक्री ले लेते हैं तो वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज एक्सेप्ट माइनर क्यों पूछे जाते हैं। क्या पूछेगा सीपीसी में से, सीपीसी में से ये चीजें पूछेगा, कुछ नहीं पूछता। इंटरप्रीटर सूट पूछ लेता है सीपीसी में से, ये पूछ लेगा वॉइडेबल। और 9/11 मतलब 35 ए भी पूछ लेते हैं, 91 92 कुछ पूछ, 91 92 इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड पर्सन वाली बातें आती है। और ऑर्डर 14 में से पूछ लेते हैं, ऑर्डर टू रूल 2 पूछ लेते हैं। ऐसे तो पूरा सीपीसी इंपॉर्टेंट है कहने को तो, लेकिन सिंपल। यदि आपने सीपीसी मुझे रश्मि मैम का नहीं पता, लेकिन यदि आपने सीपीसी मेरे से फर्स्ट क्लास से पढ़ा होगा ना, ऑर्डर 21 से, तो आप आराम से एमसीक्यू लगा सकते हो। मैं सही बोल रही हूँ, इससे क्या पूछ लेगा आदमी, 95% तो मैं मान सकती हूँ। यदि अपने पूरा एक एक दिन का सीपीसी पढ़ा होगा ना मेरे से, जितना भी मैंने पढ़ाया, आप उसके रोज एमसीक्यू लगा रहे होंगे ना, तो 100 में से 95 नंबर। बस रिवीजन करते जाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आओ, क्या होगा समझो, क्या करेंगे बताओ। ना तो शो कॉज दे रहा, ना सिक्योरिटी जमा करा रहा, तो यही लिखा है कि डिफेंडेंट ना शो कॉज दे रहा, ना सिक्योरिटी जमा करा रहा, जितना कोर्ट ने फिक्स करा। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई इतनी प्रॉपर्टी इसकी अटैच कर लो। ये भी लास्ट ऑप्शन है, जैसे अरेस्ट लास्ट ऑप्शन था, ये लास्ट ऑप्शन है। या ना तो तुम दोनों में ही सेम लिखे आना कि शो कॉज कर या सिक्योरिटी जमा करा, अरेस्ट वाले में भी सेम लिखे आना और यहाँ भी सेम लिखे आना कि तू शो कॉज कर या सिक्योरिटी जमा करा। दोनों तू नहीं करता है तो वहां तो तुम अरेस्ट करिए आना, नीचे तुम अटैच करिए आना प्रॉपर्टी को। अब मान लीजिए अब वो पधार रहे हैं महाराज, इसमें पधार रहे हैं, डिफेंडेंट आ जाता है, बाद में आता है वो सिक्योरिटी लेके, और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच होगी उसके लिए सिक्योरिटी लेकर आता है, तो कोर्ट क्या करता है, अटैचमेंट के ऑर्डर को विड्रॉ करने का ऑर्डर दे देता है, बस कुछ नहीं। भाई अब उस देखो, कोर्ट का काम प्रॉपर्टी को अटैच करना नहीं है अंतिम मकसद, कोर्ट का काम अरेस्ट करना नहीं है अंतिम मकसद। यदि बीच में वो सिक्योरिटी जमा करा रहा है तो विड्रॉ करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। ये आपके काम का नहीं। आपसे पूछा गया कि सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में कैसे अटैचमेंट करते हैं, तो जैसे अपन ऑर्डर 21 में अटैचमेंट करते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में कैसे अरेस्ट करते हैं, तो जैसे अपन ऑर्डर 21 में अरेस्ट करते हैं। तो ये लिखा है कि कौन सा मैनर अपनाया जाएगा यदि सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आप प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हो, तो कौन सा मैनर अपनाओगे जो अपन एग्जीक्यूशन डिग्री ऑर्डर 21 में यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट, वही सेम चीजें लिखी है, यदि सिक्योरिटी जमा कर दी जाती है तो अटैचमेंट के ऑर्डर को रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी के अधिकार को अफेक्ट नहीं कर रहा है ये ऑर्डर,
थर्ड पार्टी ने यदि गुड फेथ में करा है तो कोई अधिकार को खराब नहीं कर रहा है। और रीअटैचमेंट याद रख लो, आपको मैं बता देती हूँ। मान लो पारुल चल रहा था, मोहन चल रहा था। मोहन की प्रॉपर्टी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में क्या कर ली गई? मोहन की प्रॉपर्टी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में अटैच कर ली गई। क्या कर ली गई? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में अटैच कर ली गई मोहन की प्रॉपर्टी। अब एक्चुअल में परमानेंटली अटैच का ऑर्डर दे दिया गया। क्या दोबारा प्रॉपर्टी अटैच करोगे क्या? जब ऑर्डर फाइनल डिग्री पास हुई, फाइनल डिग्री पास हुई तो इसके अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया गया दोबारा, तो क्या दोबारा प्रॉपर्टी अटैच करोगे क्या? ऑलरेडी प्रॉपर्टी अटैच है तो। क्वेश्चन समझ गए क्या उर्वी? बट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अटैच करी थी और फाइनल डिग्री में यही ऑर्डर है कि मोहन की प्रॉपर्टी अटैच की जानी चाहिए। तो क्या दोबारा अटैच करोगे? कि सीधी बात है, नहीं करोगे यार, ऑलरेडी अटैच्ड है प्रॉपर्टी, यही तो तुमने ऑर्डर दिया है। तो यही लिखा है 11 और 11A में कि यदि प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट है और डिग्री में सब्सिक्वेंटली प्लेंटिफ के फेवर में पहुंच जाती है डिग्री, तो ये जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ दोबारा अप्लाई करे कि तुम इन इसकी प्रॉपर्टी को रीअटैच कर। ऑर्डर 21 अप्लाई होगा। सारी आप क्लास में हो तो बचपन से ही पता है अपन को, जब अपन लॉ के सीपीसी पढ़ना स्टार्ट करे थे, स्मॉल कॉज कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकता है। ये अपन 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया होगा, इतना कुछ बड़ा खास था नहीं। मैम ये रूल 11A का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार बैरेक से बताओ, मेरे को एक बार बता दो, मैंने पढ़ा नहीं है कभी। ऐसा कुछ है कि अगर इन बिटवीन सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है और अटैचमेंट कर रखा है और सूट फिर रिस्टोर हो जाता है तो अटैचमेंट रिवाइव नहीं हो जाता हाँ, ऑटोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। जैसे मान लो, ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लेना आपको। जैसे मान लो कि एक प्रॉपर्टी अटैच हुई, प्रॉपर्टी अटैच हुई और सूट डिसमिस हो गया। मतलब पहले प्रॉपर्टी अटैच हुई और सूट डिसमिस हो गया, फिर जैसे ही सूट डिसमिस हुआ होगा तो प्रॉपर्टी रिलीज हो गई होगी। एक बार सबको समझ में आ गया ना? भाई पहले प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, फिर सूट डिसमिस हो गया कि नहीं, फिर प्रॉपर्टी रिलीज हो गई होगी। अब बाद में पता चला, लगा देते हैं ना रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन, सूट को रिस्टोर रिस्टोर कर दिया, सूट को क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया। तो अब ये जो सूट में जो पहले जो अटैचमेंट हुआ था, ये वापिस से क्या होता है, वापिस से आप वापिस से इन्फोर्समेंट में नहीं आ जाता ये अटैचमेंट, अब आपको वापिस से फ्रेश अटैचमेंट करना पड़ेगा। समझ गए क्या मैंने क्या बोला? पहले सूट डिसमिस हुआ था तो अटैचमेंट भी तो रिलीज हुआ होगा। अब क्या हुआ? सूट रिस्टोर हो गया। क्या हो गया? रिस्टोर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट भी रिस्टोर हो जाएगा, अटैचमेंट रिस्टोर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में भी डालना पड़ेगा इधर भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आराम से पानी वानी पी कर आओ। 8:05 पे क्लास। इंजंक्शन के बारे में ऑर्डर 39, समझना मेरी बात। ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात करता है और अपन एसआरए में भी टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ। शब्द पता है क्या याद रखना है? ऑर्डर 39 का जो रूल नंबर 1 है और जो रूल नंबर 2 है, क्या बोला मैंने? सबको ऐसा लगता है कि ऑर्डर 39 का रूल नंबर 1 ही टेम्पररी इंजंक्शन की बात, जबकि ऐसा नहीं। ऑर्डर 1, रूल 1 और रूल 2 दोनों दोनों ही, कभी आपके सामने ऑर्डर आ जाए ना टेम्पररी इंजंक्शन का, मतलब ऑर्डर मतलब जजमेंट ऑर्डर वाला ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 दोनों लिखने हैं। एक बार हैंड रेस करो, याद रखोगे क्या? ये बहुत कम लोग समझते हैं इस आदत को, मतलब ये लोगों की गलत आदत है। केवल रूल 1 को ही मानते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन रूल 1 में मिलता है, जबकि रूल 1 रूल 2 दोनों में टेम्पररी इंजंक्शन मिलता है। पहली बात तो ये। ऑर्डर 39 का जो रूल नंबर 1 है, उसमें 3 वो दिखेंगे आपको, 3 ABC दिखेंगे, ABC। इसमें दोनों पार्टी की बात की गई है, इसमें प्लेंटिफ की बात की गई है, और सॉरी डिफेंडेंट की बात की गई है, और इसमें डिफेंडेंट की बात की। सबको ऐसा लगता है कि टेम्पररी इंजंक्शन केवल डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही जाता है। क्या बोला मैंने? सबको ऐसा लगता है कि टेम्पररी इंजंक्शन केवल डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। 39 का जब अपन 1A पढ़ेंगे तो उसमें दोनों पार्टी की बात की, बी में पढ़ेंगे तो डिफेंडेंट की बात की, सी में पढ़ेंगे तो डिफेंडेंट की बात। आ जाइए देख लेते हैं क्या करता है टेम्पररी इंजंक्शन, क्या क्या लिखा हुआ है। और आपको सबको पता होगा टेम्पररी इंजंक्शन आएगा तो 3-4 दिन से देखता है को। टेम्पररी इंजंक्शन जल्दी बताओ, जजमेंट है कि डिग्री, डिग्री है कि ऑर्डर है? कौन बताएगा? ऑर्डर है। ऑर्डर है। एक बार, हेलो, हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा था ना बहुत लेट हो जाएगा, आप इतना ढूंढते ढूंढते आए होंगे।
चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ ना। आप लोग मेरे को 3-4 मिनट का टाइम, तो मैं आती हूँ ना, जब तक आप पढ़ लो। पहले चलो मैं सेकंड को बस सिखाई जाती हूँ। जो चीज मैंने समझाई है ना, वो चीज पढ़ो सबसे पहले। ये आपको ये 3 बिंदु पढ़ने हैं जो मैंने समझाया, वो देखो, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? जो मैंने समझाया ना प्लेंटिव डिफेंडेंट, वो देखो। हेलो। हाँ, जो मैं बोल रही थी, आप लोगों ने पढ़ा क्या? एक बार हैंड रेस करो, पढ़ा जो मैंने बोला आपको तीनों चीजें? समझ में आए क्या? पहले नंबर पे लिखा है बाय एनी पार्टी। ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं। समझना, देखो। अपन कहाँ पे आ गए थे? अपन ने ये पढ़ा, लेकिन अभी जब भी आप टेम्पररी इंजंक्शन देते हो ना, तो टेम्पररी इंजंक्शन में 3 चीजें देखी जाती है हमेशा। ये तो चलो ऑर्डर है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी आपके पास में टेम्पररी इंजंक्शन का क्वेश्चन आए, तो आपको लिखना पड़ेगा प्राइमा फेसी केस, इररिपेयरेबल लॉस, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये 3 शब्द आपको डालने पड़ेंगे यदि कभी भी ऑर्डर आ जाए आपके एग्जाम में, या मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये शब्द डालने पड़ेंगे। प्राइमा फेसी केस, कि भाई केस मतलब यदि मैं डिस्पोजल तक का वेट, ये प्राइमा फेसी केस जिस व्यक्ति ने टेम्पररी इंजंक्शन मांगा है ना, उसके फेवर में दिख रहा है। इररिपेयरेबल लॉस, की यदि मैं इंतजार करूंगा, फाइनल तक का इंतजार करूंगा, तो इस व्यक्ति को इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, की बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के लिए ऐसी चीजें करना जरूरी है। तो ऐसे ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है टेम्पररी इंजंक्शन। देखो, इंजंक्शन में एसआरए में भी लिखा है, सीपीसी में भी लिखा है। 2 तरीके के इंजंक्शन होते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन की होती है डिक्री, और टेम्पररी इंजंक्शन का होता है ऑर्डर। सिखाया है, फाइनल नहीं होता ना टेम्पररी इंजंक्शन। ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन में क्या किया जाता है? परपेचुअल इंजंक्शन में लाइक प्लेंटिफ को परमानेंट, डिफेंडेंट को परमानेंटली रेस्ट्रेन्ड कर दिया जाता है। रेस्ट्रेन कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ काम नहीं करेगा तू जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ। और टेम्पररी इंजंक्शन की शब्द जो लिखा है, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर सेक्शन 37 एसआरए में लिखा हुआ है कि टेम्पररी इंजंक्शन में टेम्पररी टाइम के लिए किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के स्पेसिफाइड एक्ट करने से प्रोहिबिट किया जाता है। अब ऑर्डर 39 रूल नंबर 1। Temporary injunction may be granted by the court in following cases: where any property in dispute is in a suit in property in dispute, जो property in dispute in a suit है, वो property danger में है, being wasted, damaged, alienated by any party to the suit। क्या लिखा हुआ है कि when the court thinks fit, या उसको लग रहा है, court is satisfied that the property in dispute in suit is in danger of being wasted, damaged, alienated by any party to the suit, or wrongful, मतलब it will be wrongfully sold in execution of decree। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। सेकंड, जहां पे डिफेंडेंट डरा रहा है, जहां पे डिफेंडेंट डरा रहा है, क्या क्या है कि भाई वो मतलब अपने क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के मकसद से प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा या डिस्पोज कर देगा, तो यहाँ पे क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के मकसद से। और तीसरा, जहां पे प्लेंटिफ डरा रहा है, डिफेंडेंट डरा रहा है प्लेंटिफ को कि भाई मैं प्रॉपर्टी से तुझे डिस्पोजेस कर दूंगा या तुझे इंजरी कॉज कर दूंगा इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी इज इन डिस्प्यूट इन द सूट। याद हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, याद रखो। फर्स्ट पहले तो ये देख लो 39 के ए में ही लिखा है क्या? 13 रूल नंबर 1 के ए में लिखा है कि व्हेन द प्रॉपर्टी in dispute in suit, when the property in dispute in suit is in danger, नहीं, property in this in suit is in danger of being wasted, alienated, नहीं सॉरी, damaged or alienated by any party of the suit or wrongfully sold in execution। Second number, when the defendant threatens to remove प्रॉपर्टी को, वो बोल रहा है मैं रिमूव कर दूंगा या डिस्पोज कर दूंगा फॉर डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर,
डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर। तीसरा, when the defendant threatening to is causing threatening to plaintiff, कि भाई मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा या कॉज इंजरी कर दूंगा इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन सूट। एक बार हैंड रेस कर दो, ये 3 पॉइंट वैसे तो 3-4 बार पढ़ ली होंगी, जल्दी से अपन इसको 2 बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि यदि कोई प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है, वो डेंजर है ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज एलिनेटेड बाय एनी पार्टी व्हेन द डिफेंडेंट थ्रेटन्स, कि डरा रहा है कि वो रिमूव कर देगा, डिस्पोज कर देगा प्रॉपर्टी को, क्यों, डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर, व्हेन द डिफेंडेंट डरा रहा है कि वो प्लेंटिफ को डिस्पोजेस कर देगा या इंजरी कॉज कर देगा इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। वापस, कि जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो प्रॉपर्टी है इस इन डेंजर, वो डरा डेंजर की स्थिति में, being wasted, damaged or alienated by any party of the suit, when the defendant is threatening कि भाई वो रिमूव कर देगा, डिस्पोज कर देगा, क्यों, for defrauding his creditor। तीसरा, when the defendant is threatening to dispossess the plaintiff from the property, plaintiff को dispossess कर देगा from the property और otherwise injury कर देगा in relation to the property in dispute in the suit। वापस, temporary injunction, when the property in the suit is in danger of being wasted, alienated, damaged by any party of the suit or wrongfully sold in execution, when the defendant is डरा रहा है, threatening to remove or dispose the property, कि भाई डिफ्रॉडिंग अपने क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के मकसद से वो प्रॉपर्टी को is about to remove or dispose, when the defendant is threatening the plaintiff to dispossess from the property, मैं तुझे डिस्पोजेस कर दूंगा या इंजरी अदरवाइज इंजरी कॉज कर दूंगा इन रिलेशन टू द लाइक जो भी डिस्प्यूट इन द सूट है इसके संबंध में। तो समझ में आ गया, ये खत्म हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं, यदि उसको लगता है प्लेंटिफ को कि डिफेंडेंट इज अबाउट टू कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने करा है और उसको लग रहा है डिफेंडेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देगा, क्या कर देगा, ब्रीच कर देगा या अदरवाइज इंजरी कॉज कर देगा। फिर, और दूसरा, देखो मैंने एक साथ लिखे हुए हैं ये रूल नंबर 2 को मैंने डी पॉइंट डाला हुआ है, समझ रहे हो, एक साथ चलते हैं ये डी के बाद में ई, कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में टेम्पररी इंजंक्शन देना जरूरी है, तो इस परिस्थिति में कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन दे देगा। कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। कोई भी गलती से रूल नंबर 1 के 3 पॉइंट मत लिख के आ जाना, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपन को सब लिख के आना है, सब लिख के आना है एग्जाम में। जो जो अपन लिख सकते हैं वो तो लिख के आओ, गलत नहीं लिख के आना, लेकिन सब लिख के आना है। मैं मानती हूँ रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 याद हो गया होगा। प्लेंटिफ है वेदर, अब ये है कि और भी चीजें कि फैक्टर्स क्या क्या देखे जाते हैं टेम्पररी इंजंक्शन के, कि प्लेंटिफ का प्राइमा फेसी केस है क्या, प्लेंटिफ इररिपेयरेबल इंजरी सफर कर जाएगा क्या, या बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस प्लेंटिफ के फेवर में है क्या। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स दैट इंटरिम इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड फ्रॉम रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट। रूल नंबर 2 में सिखा दिया ना, ये ऑलरेडी है कि इंटरिम इंजंक्शन भी दिया जा सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है डिफेंडेंट को रेस्ट्रेन करने के लिए, कि तू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना या तू अदरवाइज इंजरी कॉज नहीं करना। फॉर्म ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन देख लेना, फॉर्म नंबर 8 है, मुझे याद नहीं है। अब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 2A, रूल नंबर 2A ये माइंड में रख लेना, 1 2 तो सबको याद होता है। तुमने टेम्पररी इंजंक्शन का ब्रीच कर दिया तो क्या होगा, तो होगा 13, क्या होगा 13, उसको जेल में, उसको उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है 1 साल के लिए। और एंड है यहाँ पे, पहली बार आप एंड देखोगे जनरली, अब एंड में चीजें नहीं देख रहे हो, अपन हमेशा पढ़ते हैं 3 महीने या 1 साल, जैसे कुछ 3 महीने या 1 साल, यहाँ पे दोनों साथ में होता है। क्या होता है, दोनों साथ में, उसको 3 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है, अप टू 3 मंथ्स, और उसकी प्रॉपर्टी को 1 साल तक के लिए, अप टू 1 ईयर तक के लिए अटैचमेंट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे एंड नहीं लगाया मैंने, देखो एंड क्या है, एंड है, यदि आपने प्रॉपर्टी का टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर अब कंप्लाई नहीं किया तो एंड है, एंड 3 महीने तक की जेल, हाँ 3 महीने तक की जेल और 1 साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। यदि आप कंटिन्यू, मतलब अब ये बस डन, प्रॉपर्टी बेच दी जाती है यदि आप 1 साल तक ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करते। स्टार लगा लो इस पे और इसको 3 बार पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मैम इसको क्या मतलब मतलब भाई तुमने ऑर्डर 1 रूल, ये ऑर्डर मैम ये मैम
सुन रही हूँ, बोलो। चुप हो। मैम लिमिट ऑफ अटैचमेंट वाले का क्या मतलब होगा? अरे मतलब उसकी प्रॉपर्टी को 1 साल तक के लिए अटैच कर दिया जाएगा। 1 साल मतलब 1 साल तक के लिए अटैच करके रखा जाएगा। यदि तू टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर रहा तो 1 साल तक के लिए अटैच कर दिया। 1 साल तक भी तू टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर रहा तो 1 साल बाद तेरी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। ठीक है, समझ में आया क्या? 1 साल तक के लिए मतलब लिमिट ऑफ अटैचमेंट 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हो उसकी प्रॉपर्टी को बिना बेचे। और 1 साल बाद यदि डिसओबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यू रहता है तो 1 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, बेच दिया। आ जाओ, अच्छी बात सिखाती हूँ। मैम 39 में ही है क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर? मैं गलत बोल रही हूँ बार बार। 39 में ही है इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्योंकि मैंने उस टाइम गलत पढ़ लिया। बताओ। मैम एक 2021 में क्वेश्चन आया था वो कि टेम्पररी इंजेक्शन को स्पष्ट कीजिए और कब आदेश अनुदत नहीं किया जा सकता, तो उसमें जैसे सेक्शन 41 एसआरए तो लिखना ही है, उसके अलावा क्या ये मैंने लिखा था, सीपीसी? मैं देखती हूँ मेरे को कितने नंबर दिए थे, शायद 2.5 नंबर दिए थे। निकालू क्या वो कॉपी? मतलब मैंने 41 लिखा था तब मेरे को शायद 3 3.5 दिए थे, लेकिन बार काफी में तो ने 3.5 नंबर दिए थे आपको। नहीं कॉपी देखी थी तो उन्होंने एक तो शकीला खातून वाला केस है ना। हाँ मतलब मैंने तो ना और पिछली बार केस लिखे मुझे याद ही नहीं होते थे। हो सकता है उन्होंने केस लिख दिया, उनको अच्छे नंबर दिए होंगे, मेरे को शायद 3 3.5 नंबर ही दिए थे। नहीं उनके 6 में से 5 थे, 6 में से 5 थे उनके, तो उन्होंने शकीला खातून वाला केस लिख दिया। एक वो 7 सूत्र वाला फॉर्मूला है ना, मॉर्गन स्टैनले वाला, कार्तिक दास वाला केस, मेरे को वो साढ़े चार डाल नंबर दिया। दिए थे देखो। मतलब मैंने मतलब केस तो मुझे याद नहीं होते थे, अब तो मैं सीख गई थोड़ा बहुत केस वेस याद करना। तो 2021 में भी थोड़ा मतलब यदि मेरे को ऐसा लगता था कि केस थोड़ा याद करना मुश्किल है, यदि मैं थोड़ा बहुत भी याद कर लेती तो हो सकता था उस टाइम में निकाल दे। देखो मैंने क्या लिखा था, एक्सप्लेन टेम्पररी इंजंक्शन, डिस्कस व्हेन एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो मैंने 37 एसआरए लिखा, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा है ना कि 37 एसआरए में कि किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है और ये कंटिन्यू रहता है टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और टीआई में देने से पहले बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, प्राइमा फेसी केस, इरेपरेबल लॉस को देखा जाता है। फिर सेक्शन 39 में लिखा कि ये रूल टेम्पररी इंजंक्शन सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है, ये किसी भी स्टेज। अब मुझे रूल नंबर 2 भी लिखना चाहिए था इसके अंदर, मैंने लिखा नहीं उस टाइम पे। रूल नंबर 1 लिखा है कि किसी भी स्टेज पे प्रिवेंट एंड ऑफ जस्टिस को बीइंग डिफीटेड करने के, कि यदि प्रॉपर्टी इन द सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज, एलिनेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टी, when the defendant threatens to remove or dispose of the property for the purpose of defrauding the creditor, when the plaintiff is threatening to the defendant, ये गलत लिख दिया देखो यहाँ पे, defendant is threatening to the plaintiff, डिफेंडेंट डिस्पोजिशन है ना। कोर्ट क्या कर सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन दे सकता है। और टेम्पररी इंजंक्शन के मैंने नहीं करने के कब नहीं दिया जा सकता है लिख दिया। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मैं केस वेस डाल देती, कंक्लूजन डाल दिया तो उसने मुझे 4.5 नंबर दे दिए थे। यदि मैं थोड़ा बहुत केस वेस डाल देती, जगह भी दी थी, तो वो दे सकता था 5 नंबर आराम से। कौन सा हाँ, केस था बताओ? शकीला खातून वर्सेस निशी रंजन देवरोय। उसमें क्या था? उसमें ये जो आपने 3 ग्राउंड्स वो लिखे ना, बैलेंस ऑफ ये इनकन्वीनियंस वगैरह। हाँ, प्रथम दृष्टया मामला, पुण्य सती वाला, हम्म। तो वो वाले पॉइंट है ना, इसी केस से आए थे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा। ये फेमस केस है, मतलब इसका मतलब यही पूछते हैं ज्यादा करा कर। देखो मैं सही बता रही हूँ। मैं सिर्फ बेयर एक्ट मतलब बेयर एक्ट पे ही पूरा डिपेंडेंट थी, अभी भी हूँ। लेकिन मैंने अभी जैसे मेंस के लिए मैंने थोड़े से वो परीक्षा मंथन की मेंस की वो मंगवा ली है, बुक मंगवा ली कि थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो वही है, लेकिन ठीक है, उसने 6 में से 4.5 नंबर दे दिए तो ठीक ठाक मार्क्स थे सब जगह, मतलब 6 में से 4.5 नंबर सही सही मार्क्स हैं आपके। ठीक है। देखो देखा लिखा ना मैंने सारी चीजें अब, लेकिन मैंने देखो क्या क्या गलती कर दी वो जल्दी जल्दी लिखने में। देखो मैंने प्लेंटिफ की जगह गलती से डिफेंडेंट लिख दिया, और मेरे को अब समझ में आया कि मुझे रूल नंबर 2 भी लिखना चाहिए था। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखो मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, वैसा मिस नहीं किया जहाँ पे दोनों पार्टी लिखने था वहां दोनों पार्टी लिखा है। जहाँ पे डिफ्रॉड क्रेडिटर लिखना था वहाँ डिफ्रॉड क्रेडिटर लिखा है। तो ये सारी चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। रूल नंबर 2A याद हो जाएगा क्या? जल्दी से एंट्रेस कर दो। 2A में अपन को 13 याद करना है। 1 साल तक के लिए प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी को, है ना? हाँ, केस लॉ लिख देना अनुराग ग्रुप पे ना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ जी पे मैम। कभी भी केस लॉ लिख देना ग्रुप पे। अच्छा ठीक, ठीक है। लिख देना स्पेसिफिकली पूरा केस लॉ, गूगल से सर्च करके पूरा डाल देना। अब देखो नोटिस दिया जाता है, यदि मान लीजिए टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया जाता है ना, सामने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है कि भाई हम तेरे को टेम्पररी इंजंक्ट कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं।
तो अब यहाँ पे है कि क्या बिना नोटिस के भी टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ दिया जा सकता है इमरजेंसी के केस में। पहले तो नोटिस देना जरूरी है टेम्पररी इंजंक्शन केस में, फिर हाँ दिया जा सकता है इमरजेंसी के केस में दिया जा सकता है। तो अब यदि इमरजेंसी के केस में टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाएगा तो प्लेंटिफ को बोला जाता है या जो भी पार्टी है उसको बोला जाता है कि दूसरे व्यक्ति को तू नोटिस सर्व कर कि क्यों हमने इमरजेंसी में ये टेम्पररी इंजंक्शन दिया। वापस बोल रही हूँ, कोर्ट को पार्टी को नोटिस देना जरूरी है यदि टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाता है। मतलब जिसको भी टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा रहा है ना कि भाई तू रुक जा, तो उसको नोटिस देंगे पहले हम। लेकिन क्या इमरजेंसी में दिया जाना जरूरी है नोटिस? नहीं दिया जाना जरूरी। लेकिन यदि इमरजेंसी में तुम टेम्पररी इंजंक्शन लगा रहे हो तो जिस पार्टी के फेवर में आप टेम्पररी इंजंक्शन दे रहे हो उस पार्टी को बोलोगे कि तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, तो एफिडेविट लगा लोगों के भेज दूसरी पार्टी को कि क्यों हमने इमरजेंसी में टेम्पररी इंजंक्शन दिया। एक बार एंट्रीज कर दो, यही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है। क्या नोटिस जरूरी है? तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा नोटिस अपोजिट पार्टी को इंजंक्शन देने से पहले अपीलेंट को। फिर लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि यदि मैं नोटिस दूंगा तो डिले हो जाएगा, यदि मैं नोटिस दूंगा कि नोटिस वोटिस देगा तो डिले हो जाएगा, तो वो नोटिस नहीं देगा। Provided that where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, कि जहां पे ये दिया जाता है कि हमें नोटिस नहीं देना अपोजिट पार्टी को, तो कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा और एप्लीकेंट को बोलेगा कि भाई अब तू, तेरी जिम्मेदारी है कि अपोजिट पार्टी को तू डिलीवर कर, रजिस्टर्ड पोस्ट से डिलीवर कर, इमीडिएटली आफ्टर ग्रांटिंग द इंजंक्शन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इंजंक्शन की कॉपी लगा इंजंक्शन की, उसको हाथों हाथ या तो दे और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भिजवा। एफिडेविट की तूने एप्लीकेशन में क्या क्या सपोर्ट में एफिडेविट लगाए थे, कॉपी ऑफ द प्लेन, और जिस पर एप्लीकेंट रिलाई करता है सबको तुझे क्या भेजना पड़ेगा, तुम्हें उस अपोजिट पार्टी को भेजना पड़ेगा। आपसे पूछा गया क्या जरूरी है नोटिस देना? जरूरी है नोटिस देना, लेकिन जरूरी है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने से डिले हो जाएगा। यहाँ पे शैल लिखा है, शैल देना जरूरी है, लेकिन लिखा है हर चीज की कार्ड लिख देते हैं, खुद ही लिखते हैं और खुद ही, मतलब कुछ लोग होते हैं ना खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं खुद ही आंसर लिखते हैं, मेरे जैसे लोग। तो इसमें ये सीपीसी भी ऐसा ही है, पहले खुद ही लिखेगा और फिर खुद ही आंसर दे देगा। इसने लिखा कि देना जरूरी है लेकिन कोर्ट को सही लगे तो कोर्ट नहीं दे सकती है। फिर ये थोड़ा सा याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्स पार्टी इंजंक्शन वाज ग्रांटेड। पता नहीं, ये शायद अर्जेंट इस मैटर के लिए लिख रखा है। ये जो अर्जेंट केसेस ऑफ हियरिंग होती है ना, इसको 30 दिन के अंदर, अर्जेंट केसेस वाली होती है ना ये, अर्जेंट केसेस वाली, इसको 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में भी, ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, इसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, वेरी भी किया जा सकता है और सेट असाइड भी किया जा सकता है। सिंपल सा ऑर्डर था, लेकिन देखने में एग्जाम में आता है, उठ उठ के आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट अपन देख लेते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ऑर्डर 39 में ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अपन कंफ्यूज हो रहे थे ना। ऑर्डर 39 में देखो कुछ नहीं है इंटरलोकेटरी ऑर्डर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है? जो बीच में पास होते हैं, कि यदि पेरिशेबल गुड सड़ रही है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उसके बेचने का। क्या बेचने का? कि पेरिशेबल गुड्स को सोल्ड कर दो। यदि कोर्ट को लगता है कि कुछ सैंपल वैम्पल लेना जरूरी है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो कोर्ट किसी व्यक्ति को बोलता है एक काम कर, अंदर जा, एंटर कर और जाके लैंड बिल्डिंग में एंटर कर और सैंपल वैम्पल ले आ, जो तेरे को एक्सपेरिमेंट करने वो एक्सपेरिमेंट करिए, ऑब्जर्वेशन लेने ऑब्जेक्शन करिए। लेकिन ऐसा ऑर्डर पहले नोटिस दिया जाएगा सामने वाले व्यक्ति को। क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 9 अभी आपको समझाऊंगी। रूल नंबर 10 में है कि यदि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ भाई ये कुछ नहीं है, पैसे जमा कराने के लिए बोल सकता है कोर्ट। इंटरलोकेटरी ऑर्डर चल रहे हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग दिए जा सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी पड़ी सड़ रही है तो कोर्ट बोलेगा सेल कर दो इस प्रॉपर्टी को। कोई भी कोर्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्जर्वेशन चेक करके आना है या लाइक कोई एक्सपेरिमेंट करके आना है, या कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे किसी प्रॉपर्टी में जाके सैंपल लेके आना है, तो किसी व्यक्ति को ऑथोराइज कर देगा कि जाके तू ये तीनों चीजें लेकर आ जा। ठीक है। अब रूल नंबर 10 में प्रॉपर्टी कुछ पैसे डिपॉजिट कराने के लिए बोल सकता है। रूल नंबर 9 थोड़ा सा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि यदि सूट वेयर द सूट लैंड इज लाइबल टू पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो सूट लैंड है, जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है, वो क्या है? लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है। लैंड पेइंग, जानते हो लैंड पेइंग रेवेन्यू होती है ना भाई, बार बार अपन ये शब्द सुनते हैं, अरियर एज अ लैंड पेइंग रेवेन्यू सुनते हैं ना। मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो गवर्नमेंट को पैसा देती है,
कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो गवर्नमेंट को पैसा देती है। मान मेरी प्रॉपर्टी, मान लो मोहन की प्रॉपर्टी है, वो लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है। कैसी प्रॉपर्टी है? लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब जो मोहन है वो उसको पे करने के लिए नेग्लेक्ट कर देता है, नहीं पे कर रहा, वो लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है तो भी नहीं पे कर रहा, और कोई अदर पार्टी जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्लेम करती है वो उस रेवेन्यू का पेमेंट कर देती है, तो उसको इमीडिएट पोजीशन में डाल दिया जाएगा। भाई गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। तो मैंने क्या कहा, ये मोहन है, इसकी प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है और ये पैसा नहीं पे कर रहा। भाई तेरी प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। यदि मोहन पैसा नहीं पे करता और पारुल जिसका इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, वो बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लेती हूँ और मैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी पे कर देती हूँ हाथों हाथ, तो गवर्नमेंट ये मोहन को निकालेगी बाहर और पारुल को डाल देगी इमीडिएट पोजीशन में। ये भी क्या होता है? इंटरलोकेट। जल्दी से आ जाओ, आज अपने क्लास में 1 सेकंड में बता दूंगी अपन ने क्लास में क्या पढ़ा। अपन ने क्लास में पढ़ा, अपन क्लास में पढ़ रहे थे 91 92। समरी प्रोसीजर तो मैं मानती हूँ, डिफेंस लेने का अधिकार नहीं होता, समन फॉर अपियरेंस जाता है, फिर समन फॉर जजमेंट जाता है, फिर डिफेंस आके कर देता है, नहीं वही करता तो वो हो जाता है ऑर्डर का। 91 में पब्लिक न्यूसेंस में एडवोकेट जनरल और पार्टी इंटरेस्टेड नहीं, तो पार्टी इंटरेस्टेड जो नहीं भी हो तो भी लगा सकती है कोर्ट की परमिशन से। 92 में पब्लिक चैरिटीज, एडवोकेट जनरल और पार्टीज जो इंटरेस्टेड हो वो लगा सकती है सूट। 93 में एडवोकेट जनरल की जगह कलेक्टर भी उठ के आ सकता है। 94 95 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग की बात करता है। 94 में क्या लिखा हुआ है? 94 में 4-5 चीजें लिखी हुई है एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करने से बचाने के लिए कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे सकता है? अटैचमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर दे सकता है, रिसीवर अपॉइंट करने का ऑर्डर दे सकता है, और इंटरलोकेटरी पास और करने का ऑर्डर दे सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन पास करने का ऑर्डर दे सकता है। किसी ने यदि ऐसा झूठा ऑर्डर लिया है उसमें 50,000 रुपए या पेक्यूनरी जुरिडिक्शन लगा के जो भी है उसमें से कम, तो भी जो भी कम है वैसा कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकता है। फिर अपन आए ऑर्डर 38 में। 38 में अपन ने पढ़ा अरेस्ट बिफोर जजमेंट। अरेस्ट बिफोर जजमेंट पढ़ने के लिए अपन ने पढ़ा कि यदि 2-3 चीजें पढ़ी अपन ने अरेस्ट बिफोर जजमेंट, ए था यहाँ पे बी था कि इज हैज एब्सकॉन्ड और अबाउट टू एब्सकॉन्ड, हैज लेफ्ट और अबाउट टू लीव, और प्रॉपर्टी को रिमूव और डिस्पोज कर रहा है, और बी में है कि भारत देश छोड़ के जा रहा है और इस परिस्थिति में कि वो वापस नहीं आएगा, कोर्ट एक वारंट जारी करेगी अरेस्ट का, उसको अरेस्ट करके वारंट जारी करेगी तो उसको बोलेगी शो कॉज कर कि तुझे तेरे अपीयरेंस की सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा करानी चाहिए। वो शो कॉज नहीं करता है और सिक्योरिटी नहीं जमा कराता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में मैक्सिमम 6 महीने के लिए डाला जा सकता है, लेकिन 50 रुपए तक का अमाउंट है तो 6 वीक के लिए डाला जाता है। खत्म। 1 से 4 यही खत्म हो जाता है। 5 से 13 आता है अटैचमेंट कि इसमें है इज अबाउट टू डिस्पोज और इज अबाउट टू रिमूव, इज अबाउट टू डिस्पोज और इज अबाउट टू रिमूव। ऊपर 3 पॉइंट थे, ये भी याद रखो। इसमें था डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन को डिले करने के मकसद से, प्लेंटिफ को डिस्टर्ब करने के मकसद से, और प्रोसेस ऑफ कोर्ट को नहीं लेने के मकसद से। और यहाँ पे सिर्फ लिखा है डिले द एग्जीक्यूशन के मकसद से। इज अबाउट टू लीव है और इज अबाउट टू लीव नहीं, इज अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी है और इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो इस परिस्थिति में कोर्ट बोलेगा कि तू सिक्योरिटी जमा करा, तेरी प्रॉपर्टी जितनी तेरी डिग्री को सेटिस्फाई करेगी उतनी सिक्योरिटी जमा करा, और नहीं जमा कराना चाहता तो तू शो कॉज कर, क्या कर? शो कॉज कर। फिर ऐसे ही एक बीच में बिंदु आएगा कि ना ही वो सिक्योरिटी जमा कराता है ना ही वो शो कॉज करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। अटैचमेंट का विड्रॉल भी हो सकता है। एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और फाइनल डिग्री भी प्लेंटिफ के फेवर में पास हो जाती है तो दोबारा प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और सूट क्या हो जाता है? डिसमिस हो जाता है। तो यदि सूट रीस्टोर हुआ तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अटैच, इसका रीस्टोर नहीं हो जाता, दोबारा अटैचमेंट करना पड़ेगा। स्मॉल कॉज कोर्ट कभी भी अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं देते इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ऑर्डर 38 खत्म। ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन में रूल 1 और रूल 2 और रूल 2 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रूल 1 में लिखिए 3 चीजें कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रिवेंट बीइंग जस्टिस हुए डिफीट होने से बचाने के लिए क्या लिखा हुआ है? ABC प्रॉपर्टी इज इन डेंजर, प्रॉपर्टी किसमें? डेंजर में, बीइंग वेस्टेड, एलिनेटेड, डैमेज्ड बाय एनी पार्टी। प्रॉपर्टी डिफेंडेंट डरा रहा है फॉर डिफ्रॉडिंग इज क्रेडिटर, डिफेंडेंट डरा रहा है कि प्लेंटिफ को पोजीशन से बाहर कर देगा। तो इस परिस्थिति में रूल नंबर 2 में लिखे हुए हैं कि यदि प्लेंटिफ को लगता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा डिफेंडेंट, उससे बचाने के लिए या कोर्ट को जैसा सही लगता है उस स्थिति में भी कोर्ट क्या कर सकता है? टेम्पररी इंजंक्शन दे सकता है। यदि टेम्पररी इंजंक्शन की पालना नहीं होती है तो 3 महीने तक की जेल हो सकती है और 1 महीने तक के लिए प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। 1 साल के लिए प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, 1 साल के बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया जा सकता है। फिर इन्होंने लिखा
अटैचमेंट के बाद में अब अटैचमेंट टेम्पररी इंजंक्शन हो गया। टेम्पररी इंजंक्शन के लिए नोटिस दिया जाना जरूरी है। नोटिस नहीं दिया जाता, इमरजेंसी है तो नोटिस नहीं दिया जा सक मतलब नहीं है। लेकिन कोर्ट अपोजिट पार्टी को अपोजिट अपील एप्लीकेंट को बोलेगा कि अपोजिट पार्टी को एफिडेविट वेफिडेविट जाके प्लेन ब्लेन जाके और जिसपे तू बिलीव करता है वो सारी चीजें उसको नोट उसको भिजवा, तेरी जिम्मेदारी है। और टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को आप रिमूव भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। 6 से लेकर 10 में ऑर्डर 39 में टेम्पररी क्या दे रखे हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे रखे हैं। पेरिशेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। दूसरा पेरिशेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर दे रखा है, जो मुझे तीसरा चौथा याद आ रहा है। यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करने का ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन में डालने का ऑर्डर दे रखा है कि कोई व्यक्ति लैंड पेइंग रिवेन्यू नहीं पे करता है, दूसरा व्यक्ति रिवेन्यू पे कर देता है तो उसके इमीडिएट पोजीशन की बात की गई है। और यहाँ पे क्या बात की गई है 2 और 3 में, कुछ तो बात की गई है सैलो, क्या बात की गई है जल्दी से देख के आओ, याद नहीं आ रहा। हाँ, किसी भी बिल्डिंग में जाकर सैंपल वैम्पल क्या करो, कलेक्ट कर आओ, सैंपल कलेक्ट कर आओ, इन्वेस्टिगेशन कर आओ, एक्सपेरिमेंट कर आओ, आपका ऑर्डर खत्म होता है। ऑर्डर 40 तो ज्यादा है नहीं, सिंपल सा ऑर्डर है। कल पढ़ेंगे आज, बता दूंगी मैं कल का थोड़ा सा। यदि कल नहीं पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको संडे को आराम से 2-3 घंटे की क्लास लेंगे। टाइमिंग भी बता दो, आप 10 से 11 बच्चे ही आते हो, ज्यादा बच्चे आते नहीं हो, तो टाइमिंग बता देना संडे का। मॉर्निंग में रख लेंगे या संडे का टाइमिंग मॉर्निंग में ही रख लो मैम, सुबह सुबह बताओ। सब खत्म कर लोग दो। रेडी होने चाहिए भाई, पढ़ाई तो करनी है। अब अपने पास में घूमने फिरने का टाइम तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई इतना, मतलब मैं ही घूमती फिरती रहती हूँ, मेरी बात अलग है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना। मॉर्निंग का टाइम रख लेते हैं 11 बजे से 12 बजे से रख लेते हैं, 12 से 2। बचा ही नहीं है फिर सेक्शन, तो फिर अपने अपील चालू हो जाएगी। अपील इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉप, अपील में पढ़ना ही क्या है, ऑर्डर 41 पढ़ना है। देखो ऑर्डर 41 पढ़ना है। ऑर्डर 42 में ये लिखा हुआ है कि जैसा ऑर्डर 41 में लिखा हुआ है वैसा ही ऑर्डर 42। अपील के सिर्फ अपन को सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। ऑर्डर 43 अपन साथ साथ कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। ऑर्डर 44 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिजेंट पर्सन के साथ। ऑर्डर 45 का रूल एक एक तो देख लेंगे, बस ज्यादा देखना होगा, ठीक है। ज्यादा है नहीं आज, बचा नहीं है कुछ, ठीक है। अपन को ट्राई करना है 10 तारीख तक अपन को सीपीसी खत्म करना है, कुछ भी करके। 10 तारीख तक हमारी बीएनएसएस की क्लास है, वो भी खत्म करनी है, ठीक है। मान वैसे तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, अपन को ऐसा आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि 1.5 घंटे लगा रहे हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ, एग्जाम के हिसाब से। थैंक यू सो मच। मैम हाँ, रिकॉर्ड हुई क्या क्लास, पता चलो।